हेलो दोस्तों, आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बिजनेस स्टडी की एक सीरीज़ ला रहा हूं जो कि हिंदी मीडियम में होगी, 12वीं क्लास वालों के लिए है और CBSE का कोर्स है। ठीक है, और ये वो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिसके राइटर RK सिंगला हैं। तो आज उसी सीरीज़ में अगली वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपका चैप्टर 11 है। ठीक है, विपणन प्रबंध। तो इससे पहले की भी जितनी एक्सरसाइज चैप्टर्स हैं उनको मैं पहले करवा चुका हूँ, मतलब कि पार्ट 10 तक मैं पहले करवा चुका हूँ। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिस चैप्टर के नोट्स चाहिए आपको उसी चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज की इस एक्सरसाइज वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 11.1 को करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो ये एक्सरसाइज है बहुत बड़ी है। इस चैप्टर की जो 11.1 एक्सरसाइज है वो सबसे बड़ी है इस चैप्टर की, तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ टॉपिकों को शॉर्ट में बताने वाला हूँ। ठीक है, और मैं आशा करूँगा कि आपको समझ में आएगा और अपनी तरफ से मैं पूरी तरीके से अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस एक्सरसाइज 11.1 में हमने विपणन प्रबंध और विपणन मिश्रण यानी कि 3 टॉपिक पढ़ने हमको इस एक्सरसाइज में। पहला विपणन, दूसरा विपणन प्रबंध और तीसरा विपणन मिश्रण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले विपणन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि विपणन होता क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। ठीक है, तो विपणन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मूल्यवान वस्तुओं सेवाओं को उत्पन्न किया जाता है, प्रस्ताव किया जाता है तथा दूसरों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करके अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है। समझ में आया जी? नहीं। तो इसका मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि इसके अंतर्गत मूल्यवान वस्तुओं और सेवाओं को उत्पन्न किया जाता है। उत्पन्न का मतलब यहाँ पर उनका उत्पादन करने से है। ठीक है, उसके बाद इनका प्रस्ताव किया जाता है। प्रस्ताव का मतलब इनको पेश किया जाता है। जैसे आप दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार आपके सामने कोई भी वस्तु पेश करता है, ठीक वही है यहाँ पर कि इन वस्तुओं सेवाओं को पेश किया जाता है तथा दूसरों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करके आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है। दूसरों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करके, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई दुकानदार ऐसे होते हैं जो कि जोर जबरदस्ती करके अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो क्या होता है, उससे जो आपके कस्टमर हैं वो आपसे नाराज़ रहते हैं, आपकी दुकान पर आना पसंद नहीं करते क्योंकि आप उनके साथ जोर जबरदस्ती करके अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपने कस्टमर के साथ, क्रेता के साथ स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार ही करना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला है आपका विपणन की विशेषताएं। अब हम विपणन की विशेषताएं देखेंगे। तो पहला है आवश्यकता एवं इच्छा। यह उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं व इच्छाओं को पूरा करने वाली प्रक्रिया है। सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएं लगभग समान लेकिन इच्छाएं भिन्न होती हैं। ठीक है, जितने भी व्यक्ति हैं क्या होता है कि उन सब की आवश्यकताएं एक जैसी होती है। कैसे? जैसे कि सभी को भूख लगती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, उन सभी की आवश्यकता हो गई और उन सब की समान यानी एक जैसी आवश्यकता है क्योंकि सभी व्यक्तियों को ही भूख लगती है। तो भूख लगना एक आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन इच्छा सभी की अलग होती है। कैसे? जैसे कि सभी व्यक्तियों को भूख तो लगी है लेकिन सभी की इच्छाएं अलग अलग होंगी और वो होंगी कि किसी को तंदूरी रोटी खाना है, किसी को नान खाना है, किसी को सादा रोटी खाना है। ठीक है, सिंपल। तो ये जितनी होती हैं अलग अलग चीज़ वो इच्छा होती है। ठीक है, जैसे कि आवश्यकता क्या है? आवश्यकता तो ये है कि उनको यहाँ पर भूख लगी है तो उन्हें खाना खाना है। ये है आवश्यकता कि उनको भूख लगी है, खाना खाना है। लेकिन खाने में तंदूरी रोटी, नान, सिंपल रोटी जो भी खाना है वो क्या है? वो इच्छा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आवश्यकता और इच्छा में अंतर समझ लेना बहुत आवश्यक है। पेपर में पूछा भी जा सकता है कि आवश्यकता और इच्छा में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आवश्यकता का अभिप्राय किसी चीज़ की कमी का महसूस होने से है जिसके पूरा ना होने से असंतुष्टि होती है। ठीक है, मतलब अगर आपको भूख लगी है और आपको खाना नहीं मिला तो आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे जब तक कि आपको खाना ना मिल जाए। ठीक है,
और इच्छा, इच्छा का मतलब ये होता है कि इच्छा का अभिप्राय आवश्यकता को किसी विशेष संदर्भ में देखने से है। जैसे कि आपको भूख लगा है तो आपको खाना है, ठीक है, आपको खाना तो है लेकिन आपको तंदूरी रोटी या नान ही खाना है, वो इच्छा है। मतलब यहाँ पर तंदूरी रोटी और नान इच्छा है। तो ये एक छोटी सी डिफरेंस है आवश्यकता और इच्छा के बीच में, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो अगला है आपका एक बाजार प्रस्ताव तैयार करना। इसका अभिप्राय उत्पाद अथवा सेवा की पूर्ण जानकारी प्रदान करना है, जैसे उत्पाद, मूल्य, प्रकार आदि। जब भी बाजार प्रस्ताव तैयार किया जाता है तो उनमें इन सूचनाओं को प्रदान किया जाता है, दिया जाता है, बताया जाता है। जैसे कि उत्पाद कैसा है, क्या नाम है इसका, क्या मूल्य है, किस प्रकार का है, ठीक है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, क्या क्वालिटी है उसकी। तो जितनी भी छोटी से लेकर बड़ी सब जितनी भी होती हैं सूचनाएं, छोटी से बड़ी तक सभी को बताया जाता है। यहाँ पर सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ये एक बाजार प्रस्ताव ऐसे तैयार किया जाता है। तो अगला देख लेते हैं। अगला है आपका ग्राहक महत्व। एक क्रेता किसी वस्तु को खरीदने से पहले उसकी लागत तथा उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि का विश्लेषण करता है, तब खरीदता है। जो विक्रेता क्रेता के इस महत्व को ध्यान में नहीं रखते वो पीछे रह जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि एक क्रेता जब भी वस्तु को खरीदता है तो उसको खरीदने से पहले उसकी लागत का और उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि का विश्लेषण करता है। वो देखता है कि क्या जितनी कीमत है इस वस्तु की, क्या इतने से मुझको संतुष्टि प्राप्त हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो हाँ ठीक है खरीद लेता है, अगर नहीं हो रही तो वो कभी भी उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदता, ठीक है। तो इसीलिए जो विक्रेता होते हैं यहाँ पर वो क्रेता के इस महत्व को ध्यान में रखते हैं कि क्रेता क्या चाहता है, कैसे प्रोडक्ट चाहता है, क्या क्वालिटी चाहता है, इसका बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। और जो विक्रेता इसको ध्यान नहीं रखता वो पीछे रह जाता है, ठीक है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। इस दौड़ में वो पीछे रह जाता है, मतलब वो कभी भी सफल नहीं होता, उसको लॉस होता है। तो अगला है आपका विनिमय प्रक्रिया। नाम से पता चल गया होगा, विनिमय का मतलब किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना, ले जाना, ठीक है। तो विनिमय का विपणन में विशेष महत्व है। विपणन में दो पक्षकार क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। दोनों द्वारा किए जाने वाले विनिमय से ही विपणन संभव होता है, ठीक है। आपको पता है कि विनिमय में किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह लाना, ले जाना, लेन देन होता है। तो विपणन के लिए हमें क्या आवश्यक है, यहाँ पर विपणन के लिए विनिमय का आवश्यक है। मतलब किसी का वस्तु का बेचना और किसी का वस्तु को खरीदना। एक बेच रहा है तो दूसरा खरीद रहा है, ठीक है, मतलब एक दे रहा है दूसरा ले रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है, लेन देन हो रहा है। तो जब तक ये विनिमय नहीं होगा तो क्या विपणन होगा? बिल्कुल, विपणन इसके बिना संभव ही नहीं होता। तो विपणन को संभव बनाने के लिए यहाँ पर विनिमय किया जाना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमने विपणन की विशेषताएं देख ली। तो अब है हमारा दूसरा टॉपिक विपणन प्रबंध, ठीक है। तो इसका अभिप्राय सभी विपणन क्रियाओं के प्रबंध से है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उन सभी क्रियाओं को प्रबंध करना, उन क्रियाओं के प्रबंधन से है, ठीक है। मतलब जो विपणन प्रबंध है वो क्या है, वो जितनी भी विपणन की क्रिया है ना उनका प्रबंध करने से है विपणन प्रबंध, ठीक है। जो चीज़ हमने ऊपर पढ़ी उन सब का प्रबंध करना विपणन प्रबंध कहलाता है, ठीक है। तो अब हम विपणन प्रबंध के कार्य देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ये विपणन के कार्य हैं वो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेपर में 100% आ भी सकता है, ठीक है। ये जो हैं ये आपके 12 कार्य हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। इनके जो मेन पॉइंट हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं और इनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है आपका बाजार सूचनाओं का एकत्रण एवं विश्लेषण। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बाजार की सूचनाओं का एकत्रण किया जाता है कि बाजार में क्या चल रहा है, क्या वहाँ पर ज़्यादा मांग है, किस चीज़ की ज़्यादा मांग है, क्या क्वालिटी है उनकी, क्या कीमत है उनकी, ठीक है। छोटी से छोटी चीज़ का वहाँ पर एकत्रण किया जाता है और फिर विश्लेषण किया जाता है। अच्छा ये प्रोडक्ट है जिसकी मांग बाजार में ज़्यादा है, इसकी क्वालिटी भी सही है भाई, इसकी कीमत इतनी होनी चाहिए, ठीक है, और इसको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे ग्राहक आसानी से ले सके, ठीक है। तो इन सारी सूचनाओं का एकत्रण करके और उनका विश्लेषण कर लेते हैं जब, उसके बाद आता है आपका विपणन नियोजन।
जब आपने सब कुछ कर लिया, सूचना एकत्रित कर लिया, आपको पता लग गया विश्लेषण करने के बाद कि हाँ ये सही है, इसकी मांग ज़्यादा है, ठीक है, इसके कस्टमर ज़्यादा हैं, ठीक है, इसका हमने सही है, तो उसके बाद आपका विपणन नियोजन होता है। मार्केटिंग की प्रक्रिया नियोजन यानी कि प्लानिंग, ठीक है, विपणन नियोजन किया जाता है, प्लान तैयार किया जाता है। उसके बाद है आपका उत्पाद डिजाइनिंग तथा विकास। अब जब हमने प्लानिंग कर ली तो उसके अनुसार अब अपने प्रोडक्टों का डिजाइन और उनको डेवलप किया जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पर डिजाइन किए जाते हैं और उसका डेवलपमेंट किया जाता है यानी विकास किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका परमापीकरण एवं श्रेणीयन। तो परमापीकरण का मतलब यहाँ पर किसी विशेष वस्तु के आकार, किस्म, डिजाइन, रंग, भार, प्रयोग से है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी विशेष वस्तु जब भी हमें बनाना होता है तो क्या करते हैं कि हम उसका एक सैंपल बना लेते हैं। पहले प्रोडक्ट तैयार नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो एक विशेष वस्तु है, उसके आकार, रंग आदि के बारे में जानकारी हमने पहले लेनी होती है। तो जैसे कि आप किसी दुकान पर जाते हैं और आप उससे कहते हैं कि हमने जी ये विशेष वस्तु चाहिए, तो वो क्या करता है कि वो आपको एक सैंपल के तौर पर बुक दिखाता है, जिसमें जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कलर लेने जाना है आपको अपने घर में करने के लिए, ठीक है, तो क्या करता है वो विक्रेता दुकान पर आपको बुक पकड़ा देता है जिसमें क्या होता है कलर के सैंपल होते हैं। तो आप उन कलर के सैंपलों को देखकर पसंद करते हैं और कहते हैं जी हमने ये पसंद है, हमने ये चाहिए, और अब फिर आप उसको बता देते हैं कितना चाहिए और कब चाहिए, तो फिर वो उस दिन आपको वो उसको उपलब्ध करा देता है। तो वो जो कराता है वो क्या होता है, वो परमापीकरण कहलाता है, ठीक है। और श्रेणियन का मतलब है कि एक जैसी वस्तुओं का एक ग्रुप बना देना, ठीक है, एक जैसी जितनी भी वस्तुएं उन सभी को एक श्रेणी में रखना श्रेणियन कहलाता है, ठीक है। अगला है पैकेजिंग एवं लेबलिंग। अब जब उसने परमापीकरण श्रेणियन भी कर लिया उसके बाद फिर वो अपने प्रोडक्टों की पैकेजिंग और लेबलिंग करने लगता है। लेबलिंग मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी जानकारियाँ होती है उनका लेबल लगाना। आपने देखा होगा कोई प्रोडक्ट है उस पर एक पर्ची सी चिपकी होती है जिस पर बहुत कुछ लिखा होता है, ठीक है, दवाई का नाम, कंपनी का नाम, डेट ऑफ एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग किसने किया है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं जो उसको क्या कहते हैं, उस पर्ची को लेबल कहते हैं, लेबलिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नामकरण, उस प्रोडक्ट का नाम क्या होना चाहिए उसका नामकरण इसके बाद किया जाता है, ठीक है। नामकरण की कुछ विशेषताएं भी हैं जो कि नामकरण करते समय उनका ध्यान रखा जाता है कि जैसे जो भी नाम हो सरल हो, ठीक है, यूनिक हो, थोड़ा अलग हो, जिसको अलग से जाना जा सके, जिसको बोलने में थोड़ा कठिनाई ना हो, आसान हो, ठीक है, आसानी से सबको समझ में आ जाए, तो वो नामकरण होता है। ऐसा नामकरण होना चाहिए जिससे कि आदमी आसानी से समझ सके, बोल सके, उसे किसी चीज़ की उसमें परेशानी ना हो, पहचान सके अच्छे से, ठीक है। जैसे कि आपका हल्दीराम, अब आप मार्केट में कहीं भी जाके बोल दीजिए हल्दीराम, बंदा आराम से जान जाता है, पहचान जाता है कि हाँ ये हल्दीराम है, ठीक है। तो ऐसी नामकरण किया जाता है, ठीक है। अगला है ग्राहक सहायता सेवा। ग्राहक सहायता सेवा मतलब आपने कॉल सेंटर का नाम सुना होगा, ठीक है। अगर आप किसी दुकान से कोई वस्तु लेते हैं तो वो आपको गारंटी वारंटी देते हैं, ठीक है, ताकि आप उससे संतुष्ट रहें। उसमें 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की जितनी भी गारंटी या वारंटी होती है वो आपको देते हैं। वो क्यों देते हैं? ताकि वो ग्राहक उससे, उसका कस्टमर है जो, वो संतुष्ट रहे, ठीक है। और फिर जब भी प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ी आती है तो ग्राहक कॉल करता है कॉल सेंटर में और यहाँ से फिर वह हेल्प लेता है और अपने प्रोडक्ट को सही करवाता है, जो भी होता है, ठीक है। तो वो होता है ग्राहक सहायता सेवा, ठीक है, जो कि हर एक कंपनी की अपनी अपनी होती है। जैसे एयरटेल का है, एयरटेल का सेंटर है, जियो का, जियो वालों का अपना। तो दोस्तों हमारे वीडियो को देखने वाले 80-90% ऐसे व्यूअर हैं जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हम भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर आते रहें। तो केवल 10% ऐसे हैं व्यूअर्स जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो प्लीज़ आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहें। सेंटर है, ठीक है। तो ऐसे ही करके सबके अपने अलग अलग निजी तौर पर ग्राहक सहायता सेवा होते हैं जो कि कस्टमर को संतुष्ट करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका उत्पादों का मूल्य निर्धारण। इसके बाद फिर उत्पादों का मूल्य निर्धारण किया जाता है, ठीक है। मूल्य निर्धारण करते वक्त
मूल्य पर खर्च की गई लागत, ठीक है, लाभ की दर, ठीक है, प्रतियोगी उत्पाद का मूल्य, ठीक है, सरकारी नीति, ठीक है, और उसको लाने ले जाने में जितना भी खर्च हुआ है उन सब को उसमें ऐड किया जाता है। उसके बाद फिर जैसे कि कच्चा माल खरीदने में 2 रुपए लगे, ठीक है, कच्चे माल को लाने में 1 रुपए लगा, ठीक है, और सरकारी नीति वीति को सबको देख के कुछ 2 रुपए का हो गया, टैक्स वैक्स दे के सब कुछ 1 रुपए हो गया, ठीक है। इतना तो हो गया। अब हम लाभ भी कमाना है तो आपको लाभ भी तो इस पे करना पड़ेगा ना कि आपको लाभ कितना कमाना है। तो मान लीजिए आपको इस पे 1 रुपए लाभ भी कमाना है, तो अब आप इन सब को टोटल करके प्रोडक्ट की कीमत रखते हैं। जैसे 2 1 3, 3 2 5, 6 और 1 ये 7, यानी कि प्रोडक्ट की कीमत यहाँ पर 7 रुपए रखी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट की मूल्य निर्धारित की जाती है यहाँ पर, ठीक है। अगला है संवर्धन यानी कि प्रोमोशन, ठीक है। प्रोमोशन में यहाँ पर उत्पादों के बारे में सूचित करना, ठीक है, लोगों को उत्पाद से परिचित करवाना ताकि जो ग्राहक है वो उसको खरीदने के लिए प्रेरित हो, ये क्या कहलाता है, ये प्रोमोशन कहलाता है। किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी ग्राहक तक पहुंचाना क्या कहलाता है, प्रोमोशन कहलाता है। प्रोमोशन की यहाँ पर 4 विधियां हैं जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा एक एक करके, उनका नाम मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। तो पहला है विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। दूसरा है आपका पर्सनल सेलिंग यानी कि व्यक्तिगत विक्रय, ठीक है। तीसरा है विक्रय संवर्धन यानी कि आपका सेल्स प्रमोशन, ठीक है। और चौथा है आपका प्रचार यानी कि पब्लिसिटी। तो इन चारों को मैं आगे आपको एक एक करके अच्छे से बताऊंगा, यहाँ पर खाली मैंने आपको नाम बताया, ये जान लें। तो अगला है आपका भौतिक वितरण, ठीक है। भौतिक वितरण का मतलब होता है आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके अंतर्गत यह निर्णय लिया जाता है कि वस्तुएं उत्पादन स्थान से उपभोग स्थान तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। मतलब कि वस्तु का उत्पादन तो आपका यहाँ कारखाने में है, आपका कारखाना कहीं और है, आपने उसको उपभोग स्थान तक ले जाना है जहां पर ग्राहक चाहता है। उस वस्तु को ग्राहक जहां पर पाना चाहता है आपको वहां तक उसको ले जाना है, तो उसको कैसे ले जाएंगे, ये निर्णय लेना भौतिक वितरण कहलाता है। यहाँ से आपको यानी कि जहाँ पे कारखाना है आपका, वहां से उत्पादन स्थान से आपको उपभोग स्थान तक ले जाना है, तो आप कैसे ले जाएंगे, इस निर्णय को भौतिक वितरण कहा गया है, ठीक है। यह काम करने के लिए इसके भी कुछ तत्व हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा जिनके बारे में, लेकिन यहाँ पर मैं इनका नाम ले लेता हूँ। पहला है परिवहन, दूसरा है स्टॉक मात्रा और तीसरा है भंडारण, ठीक है। तो ये कुछ और इसके अलावा एक और है आदेश प्रक्रिया, ठीक है। तो ये जो 4 तत्व हैं यहाँ पर मैंने आपको इनके नाम बताए, इनको मैं आगे विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगा। यहाँ पर इतना समझ ले कि भौतिक वितरण का मतलब उत्पादन स्थान से उपभोग स्थान तक ले जाने का निर्णय कहलाता है, ठीक है। तो अगला है आपका परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। कि ट्रांसपोर्टेशन में हमने एक वस्तु को दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा साधन लगाएंगे हम, ठीक है। जैसे अगर ज़्यादा दूर लेके जाना है तो आपका एरोप्लेन हो गया, ठीक है। अगर पास में कहीं लेके जाना है तो आपकी मोटरसाइकिल हो गई या ट्रक हो गया, ठीक है। और भी कहीं दूसरे शहर में ले जाना है तो आपके कंटेनर हो गए। तो मतलब आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है तो कौन से तरीके से करना है, बाय एयर या बाय रोड या रेल, ठीक है, या बाय बोट, जो भी करना है तो वो ट्रांसपोर्टेशन में आता है, ठीक है। और लास्ट है आपका संग्रहण, जो कि 12वां कार्य है, यानी कि वेयर हाउसिंग या स्टोरेज कह सकते हैं। कि जिन वस्तुओं का आपने उत्पादित कर लिया, वस्तुओं को तैयार कर दिया, लेकिन उनको अभी बिकने में टाइम है, तो उसको रखने के लिए जो करते हैं हम उसको संग्रहण करते हैं। जहाँ पर वेयर हाउसिंग आप ज़्यादा समझेंगे, ठीक है। वेयर हाउस लेते हैं जिसमें कि उनका स्टॉक बना के रखते हैं, ठीक है, ताकि उनको बाद में आसानी से बेचा जा सके, ठीक है ना। तो आप जब भी उत्पादित करते हैं तो उनको एक जगह इकट्ठा करना होता है बेचने से पहले, तो वो आपका वेयर हाउसिंग यानी स्टोरेज होता है। तो ये यहाँ पर आपकी ये जो 12 कार्य थे
वो मैंने यहाँ पर बता दिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जब आप इसके नोट्स लेकर उसमें एक बार पढ़ेंगे लाइनों को, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरीके से और अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो अब है आपका विपणन प्रबंध के दर्शन। विपणन प्रबंध दर्शन यानी कि विचारधारा। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो इसको मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि विपणन के 5 विचारधाराएं हैं। ठीक है, पहला है उत्पादन विचारधारा, दूसरा है उत्पाद विचारधारा, तीसरा है बिक्री विचारधारा, ठीक है, चौथा है विपणन विचारधारा, चौथा है सामाजिक विपणन विचारधारा, जो कि पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कर लीजिए इसको, 100% पेपर में आएगा ये। तो इनको एक एक करके विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं उत्पादन विचारधारा। ठीक है, जो कंपनियां इसका अनुसरण करती है उनका यह मानना है कि यदि वस्तु सेवाएं सस्ती हो तो उन्हें नहीं, वस्तुओं सस्ती हो और उन्हें सभी जगह उपलब्ध कराया जा सके तो बिक्री की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, मतलब जो कंपनियां ये मानती हैं कि मतलब जो कंपनियां इसका अनुसरण करती है, यानी कि जो कंपनियां उत्पादन विचारधारा को मानती है, उनका यह कहना है कि यदि वस्तुओं और सेवाएं सस्ती हो और उन्हें सभी जगह पर उपलब्ध कराया जा सके तो बिक्री में कोई भी समस्या नहीं आती। ठीक है, और इस विचार के मद्देनजर कंपनियां बड़े स्तर पर उत्पादन करती हैं जिससे उत्पादन लागत को कम किया जा सके। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इनका मानना ये है कि अगर वस्तु सेवाएं सस्ती हो और उनको सभी जगह पर उपलब्ध कराया जा सके तो आराम से बिक्री हो सकती है, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो इसलिए क्या करती हैं, ये बड़े स्तर पर उत्पादन करती हैं जिससे क्या हो कि वस्तु सेवाएं की कीमतों को कम किया जा सके, यानी सस्ता किया जा सके और उस पर जो लागत आए वो भी कम हो जाए। ठीक है, तो इसलिए बड़े लेवल पर उत्पादन करती हैं। तो मेन बात यहाँ पर यह है कि उत्पादन विचारधारा का क्या मानना है। इसका यह मानना है कि यदि वस्तु सेवाएं सस्ती हो और उन्हें सभी जगह उपलब्ध कराया जा सके तो बिक्री में कोई भी समस्या नहीं आती। ठीक है, तो ये पहला विचारधारा। अब दूसरा विचारधारा देख लेते हैं जो कि है उत्पाद विचारधारा। जो कंपनियां इसका अनुसरण करती है उनका यह मानना है कि यदि वस्तु सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर हो तो ग्राहकों को आसानी से आकर्षित किया जा सकता है। ठीक है मतलब कि जो कंपनियां मानती हैं, उत्पाद विचारधारा को जो मानती हैं, उनका कहना यह है कि यदि वस्तु और सेवाएं अच्छी क्वालिटी की हो, ठीक है ना, तो ग्राहक आसानी से उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी की वस्तु सेवा को ही प्राप्त करना चाहते हैं, वो नकली की तरफ नहीं जाना चाहते। ठीक है, जैसे कि हल्दीराम है जो एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। अगर हल्दीराम का नाम ले लिया तो कोई भी ग्राहक मना नहीं करता। आप जानते हैं कि हल्दीराम कितना फेमस है और उसकी क्वालिटी गुणवत्ता भी अच्छी है। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो तो क्या होता है कि ग्राहक आसानी से आकर्षित हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो उत्पाद विचारधारा, इसमें वस्तु की क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो भी वस्तु और सेवा है इसकी क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अगला है आपका बिक्री विचारधारा। जो कंपनियां इसका अनुसरण करती है उनका यह मानना है कि वस्तुएं खरीदी नहीं जाती बल्कि उन्हें बेचा जाता है। यहाँ कंपनियों की सोच यह रहती है कि बेचो जो आपके पास है। ठीक है, मतलब कि जो कंपनी मानती है बिक्री विचारधारा को, जो कंपनियां मानती हैं, उनका कहना यह है कि वस्तुएं खरीदी नहीं जाती बल्कि उन्हें बेचा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कंपनी की सोच ये रहती है कि आपके पास जो है वही बेचो। मतलब ग्राहकों को क्या चाहिए उनसे उनको लेना देना कुछ नहीं है, बस उनका ये मानना है कि जो भी उनके पास है वो उसको बेच डाले चाहे कैसे भी। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि वस्तुएं खरीदी नहीं जाती बल्कि उन्हें बेचा जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर ग्राहक से आप चाहो तो कोई भी वस्तु बेच सकते हो, इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं,
कि जोर जबरदस्ती करते हैं। इस तरीके के दुकानदार जो होते हैं वो जोर जबरदस्ती करते हैं। किसी भी आप प्रोडक्ट के बारे में अगर आपने एक बार पूछ लिया तो वो आपसे जबरदस्ती करेंगे कि ना आपने पूछा तो अब आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो ये ऐसे बिक्री हो या ऐसे विक्रेता होते हैं, ऐसे दुकानदार होते हैं जो कि बिक्री विचारधारा को अपनाते हैं और ग्राहकों के साथ जोर जबरदस्ती करके अपने उत्पाद को बेचते हैं। ठीक है, तो अगला है आपका विपणन विचारधारा। जो कंपनियां इसका अनुसरण करती है उनका यह मानना है कि उपभोक्ता संतुष्टि द्वारा ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसका आधार यह है कि कंपनी को वे वस्तुएं सेवाएं उत्पन्न करनी चाहिए जो उपभोक्ता चाहे, ना कि वे जो वह कर सकती है। ठीक है, सेम बिक्री विचारधारा के अपोजिट। ठीक है, बिक्री विचारधारा में क्या था? बिक्री विचारधारा में ये था कि जो भी है आपके पास उसी को बेच दो। इनका मतलब उससे नहीं था कि ग्राहक क्या चाहता है, किस तरीके का प्रोडक्ट चाहता है। बिक्री विचारधारा में इसके ऊपर कोई भी जोर नहीं दिया जाता, उसमें खाली जो भी है उनके पास वही उसको बेच डालते हैं। लेकिन विपणन विचारधारा में ये है कि इसमें क्या है, इसमें उपभोक्ता संतुष्टि को महत्व दिया जाता है। ये कंपनियां हैं जो कि विपणन विचारधारा को मानती हैं, उनका कहना यह है कि यदि उपभोक्ता संतुष्ट हो जाए आपके प्रोडक्ट से तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। क्योंकि अगर उपभोक्ता पहली बार आपकी दुकान पर आया और आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं हुआ, अगली बार वो आपकी दुकान पर कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें यहाँ पर उपभोक्ता संतुष्टि को महत्व दिया गया है। ठीक है, और इसका आधार ये है कि ये कंपनियां क्या करती हैं, ये कंपनियां उन सेवाएं, वस्तुएं और सेवाओं को उत्पन्न करती हैं जो उपभोक्ता चाहता है, जो ग्राहक चाहता है, ना कि वो जो कंपनी कर सकती है। ठीक है, तो ये कंपनियां उन वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन नहीं कर सकती जो कि वो कर सकती हैं। ठीक है, मतलब जिनके बारे में वो जानती है जरूरी नहीं है कि वो वही करे। ठीक है, ये कंपनियां उन वस्तु सेवाओं को उत्पादन करती हैं जो कि उपभोक्ता चाहता है, जो ग्राहक चाहता है, उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये है विपणन विचारधारा। अब देख लेते हैं सामाजिक विपणन विचारधारा क्या है। यह दर्शन उपभोक्ता संतुष्टि के साथ सामाजिक कल्याण पर भी जोर देता है। यह विपणन विचारधारा से एक कदम आगे चलता है। इसमें यह कहा गया है कि उपभोक्ता संतुष्टि के साथ पूरे समाज की भलाई को ध्यान में रखना होगा। अब जो हमने इससे पहले वाला पढ़ा विपणन विचारधारा, इसमें उपभोक्ता संतुष्टि पर जोर दिया गया था। ठीक है, लेकिन जो सामाजिक विपणन विचारधारा है इसमें क्या है कि इसमें उपभोक्ता संतुष्टि पर तो जोर दिया गया है, उसके साथ साथ ही समाज के कल्याण पर भी जोर दिया जाता है। ठीक है, मतलब उपभोक्ता तो संतुष्ट होना ही चाहिए, लेकिन साथ में सामाजिक कल्याण भी, पूरे समाज की भलाई भी होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई कार उत्पादक है तो वो ऐसी कार उत्पादन करता है जिसकी कीमत कम है, जो पेट्रोल कम पीती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उससे उसका ग्राहक तो संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन उससे समाज की भलाई नहीं होगी, क्योंकि जो कार उसने बनाया उससे उसकी कीमत तो कम थी, पेट्रोल भी कम पीता था, लेकिन वो पोल्यूशन ज़्यादा फैलाता था। ठीक है, तो क्या हुआ, पोल्यूशन फैलाता था तो समाज की भलाई नहीं हुई, क्योंकि जो समाज में जब वो कार जाएगी तो समाज को प्रदूषित करेगी। इससे क्या हुआ कि इससे ग्राहक तो संतुष्ट हो गया, लेकिन इससे समाज की भलाई नहीं हुई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसी नहीं चलेगी, यहाँ पर ऐसा कार उसको बनाना होगा जो कि उसकी कीमत भी कम हो, पेट्रोल भी कम पिए और प्रदूषण भी कम फैलाए। तो वो यहाँ पर इसमें आएगा सामाजिक विपणन विचारधारा में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये पांचों विचारधारा समझ गए। ठीक है, और आप जब नोट्स में पढ़ेंगे इनको तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब आता है आपका तीसरा टॉपिक, विपणन मिश्रण। विपणन मिश्रण की अवधारणा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, विपणन मिश्रण क्या होता है। तो विपणन मिश्रण का अभिप्राय विभिन्न विपणन क्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बनाई गई नीतियों के योग से है। अब जो विपणन मिश्रण है क्या होता है, इसमें जो अलग अलग विपणन क्रियाएं होती हैं, क्योंकि विपणन में अलग अलग क्रियाएं होती है। अभी मैंने आपको विपणन के पीछे 12 कार्य पढ़ा है। ठीक है, तो वो सारी अलग अलग जो क्रियाएं हैं उनको सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए जो नीति तैयार की जाती है ना, उनके योग से है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम विपणन मिश्रण के तत्व। ठीक है, तो इसके 4 तत्व होते हैं।
पहला है उत्पाद, दूसरा है मूल्य, तीसरा है संवर्धन और चौथा है स्थान, जिसको कि 4 पीस कहते हैं। ठीक है ना, 4 पीस, 4 टुकड़े। ठीक है, 4 पीस के नाम से इसको जाना जाता है, मिश्रण को, मिश्रण के तत्वों को। तो पहला है उत्पाद मिश्रण। तो इसका अभिप्राय उत्पाद के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों के योग से है। यह निर्णय मुख्यतः नामकरण, पैकेजिंग, लेबलिंग, रंग, डिजाइन, आकार, किस्म, भार आदि के बारे में होते हैं। ठीक है, ये जो उत्पाद मिश्रण है, इसमें ऐसे निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है, यानी ऐसे निर्णयों को योग से है जो कि मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर, नामकरण, पैकेजिंग, लेबलिंग, रंग। ठीक है, तो जो नामकरण होता है, जब प्रोडक्ट का नामकरण किया जाता है, तो मैंने पीछे भी आपको बताया था कि इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि उसका ब्रांड। ठीक है, ब्रांड आप जानते होंगे, जैसे कि किसी चीज़ का चिन्ह होता है, एक अपना लोगो, उसको ब्रांड कहते हैं। सबसे पहले ब्रांड को बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है इसका ब्रांड का नाम। ठीक है, जैसे कि हल्दीराम है उसका। ठीक है, जैसे एशियन पेंट्स हो गया। ठीक है, तो ये भी जो भी है, फिर पहले सबसे पहले ब्रांड को तैयार किया जाता है, उसके बाद ब्रांड का नाम रखा जाता है, उसके बाद उसका ब्रांड मार्क होता है। ठीक है, जैसे कि एयर इंडिया, तो एयर इंडिया का एयर इंडिया ही ब्रांड मार्क भी है और ब्रांड का नाम भी है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपको ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आप अच्छे से जानते होंगे कि ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंतर्गत आपको पंजीकरण करवा लिया जाता है, जिससे कि आपका ब्रांड और आपका नाम कोई और कंपनी वाला इसका प्रयोग ना कर सके। ठीक है, तो ये कुछ नामकरण करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद आता है आपका लेबलिंग। नामकरण के बाद सॉरी आपका पैकेजिंग। चलिए लेबलिंग समझ लेते हैं पहले, अगर लेबलिंग बोल दिया मैंने। तो लेबलिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि क्या है, लेबल तैयार करने वाली प्रक्रिया। मतलब कि एक जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर आपने एक स्लिप देखी होगी, जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम, उसके रुपए कितने का मूल्य, क्वांटिटी कितनी है उसमें। ठीक है, उसकी एक्सपायरी डेट, और उसको उसका उत्पादन किसने किया है, उसकी मार्केटिंग किसने की है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि लेवल पर लिखा होता है। ठीक है, जिसको लेबलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लेवल होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ज़्यादातर मेडिसिन के ऊपर आपने देखा होगा कि अगर मेडिसिन के ऊपर कंपलसरी लेबल करना आवश्यक है। ठीक है, ये सरकार की गाइडलाइंस हैं। ठीक है, तो जो भी कोई भी दवाई होती है, उस दवाई का प्रयोग कैसे करना है, ठीक है, उसको कैसे रखना है, ठंडी में या गर्मी में, ठीक है, कैसे रखना है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। ठीक है, तो ये जितनी भी जानकारियाँ होती है, छोटी से बड़ी तक की सारी लेबलिंग में वो जानकारियाँ दी जाती हैं। ठीक है, अब है आपका पैकेजिंग। पैकेजिंग मैंने आपको बताया था कि वस्तुओं को, उत्पाद को रखने वाले पात्र का डिजाइन बनाना। मतलब पैकेज करना का मतलब, जैसे आपने एक प्रोडक्ट तैयार कर लिया तो प्रोडक्ट को कवर करते हैं। जैसे कि मैं आपको कोलगेट का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, कोलगेट आपने बना लिया तो उसके लिए आप एक बॉक्स तैयार करते हैं, जिसके अंदर उसको रखते हैं, जो क्या करता है, जो कि उस प्रोडक्ट की सुरक्षा करता है उसके टूटने फूटने से। ठीक है, तो पैकेजिंग होता है वो। यहाँ पर पैकेजिंग 3 प्रकार के होते हैं। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, पेपर में पूछा भी गया है ये। ठीक है, तो पैकेजिंग 3 तरह के होते हैं। पहला प्राथमिक पैकेजिंग, दूसरा द्वितीयक पैकेजिंग और तीसरा तृतीयक पैकेजिंग। तो एक एक करके मैं आपको यहाँ पर इनके बारे में भी बता देता हूँ। तो जो आपका प्रथम पैकेजिंग है, प्राथमिक पैकेजिंग। प्राथमिक पैकेजिंग का मतलब, जब आपने कोलगेट बनाया तो कोलगेट जिस ट्यूब में होती है, जिसको हम ढक्कन खोल के और पीछे से थोड़ा प्रेस करते हैं तो आगे से कोलगेट निकल जाता है। ठीक है ना, वो प्लास्टिक की। तो जिसके अंदर कोलगेट है वो उसकी प्राथमिक पैकेजिंग है। ठीक है, प्राथमिक पैकेजिंग है। उसके बाद द्वितीयक पैकेजिंग। द्वितीयक पैकेजिंग वो पैकेजिंग है जिसके अंदर कोलगेट कवर होता है। जैसे कि आप दुकान से लाते हैं कोलगेट को, तो कोलगेट के ऊपर एक गत्ते का वो बना होता है ना, जिसके अंदर से आप कोलगेट को निकाल लेते हैं बाहर, वो उसकी दूसरी यानी कि द्वितीयक पैकेजिंग होती है। जैसे कि एक ये कोलगेट है आपका, ठीक, तो ये क्या है, ये आपकी प्राथमिक
पैकेजिंग है कि आप यहाँ से ढक्कन उतार के जब पीछे से हल्का प्रेस करते हो तो यहाँ से कोलगेट निकल जाता है, ठीक है। क्या ये आपकी प्राथमिक पैकेजिंग है, ठीक है। लेकिन यही कोलगेट जब आप खरीद कर लाते हैं तो ये आपको एक कवर के अंदर मिलता है, ये कवर से एक पैक होता है, ठीक है। फिर आप इस कवर को खोल के और इस कोलगेट को बाहर निकाल लेते हैं। तो जिस कवर को आप खोल के उतार के फेंक देते हैं ये आपका द्वितीयक पैकेजिंग होता है, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझ रहे हैं। और तृतीयक पैकेजिंग वो होता है जब किसी भी प्रोडक्ट को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने कार्टन का नाम सुना होगा, एक बड़ा सा कार्टन होता है जिसके अंदर की अगर आप कोलगेट का कार्टन है तो एक कार्टन के अंदर आपको बहुत सारे कोलगेट के मिल जाएंगे प्रोडक्ट पैकेट, ठीक है। जब तृतीयक पैकेजिंग होता है तो इसके अंदर पहली पैकेजिंग और दूसरी पैकेजिंग भी शामिल होती है, ठीक है। क्योंकि कोलगेट का जो पहला है वो तो है ही, ठीक है, और जो दूसरा है उसके ऊपर इसका क्या है, ये कवर है, और ये दोनों इस तीसरे के अंदर होती हैं, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला यानी कि तृतीयक पैकेजिंग है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि जो प्रोडक्ट है वो टूट फूट ना जाए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया है कि पैकेजिंग के कितने स्तर होते हैं और उन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अब अगले पर चलते हैं। अगला है आपका मूल्य मिश्रण, ठीक है, यानी कि प्राइस मिक्स। इसका अभिप्राय उन सभी निर्णयों से है जो किसी वस्तु व सेवा का मूल्य निर्धारण से संबंधित होते हैं। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि इसमें वो निर्णय लिए जाते हैं जिससे कि किसी वस्तु और सेवा का मूल्य निर्धारित होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत मूल्य निर्धारण के अतिरिक्त उधार, विक्रय छूट आदि से संबंधित निर्णय भी लिए जाते हैं। यानी कि जो मूल्य मिश्रण है, प्राइस मिक्स है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें वस्तु और सेवा का मूल्य निर्धारण संबंधित निर्णय लिए जाते हैं और इसके साथ ही उधार पॉलिसी, विक्रय की छूट कितनी होगी, इन सब के बारे में भी निर्णय लिया जाता है, ठीक है। अगला है आपका संवर्धन मिश्रण, प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन मिक्स। इसका अभिप्राय व्यवसाय द्वारा उपभोक्ताओं को उत्पाद के बारे में सूचित करने एवं प्रेरित करने के लिए अपनाई जाने वाली विधियों के योग से है। इसके तत्व निम्नलिखित है। इसके भी मैंने आपको पीछे बताए थे कि 4 तत्व होते हैं। विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, व्यक्तिगत विक्रय यानी कि पर्सनल सेलिंग, और विक्रय संवर्धन मतलब कि सेल्स प्रमोशन, और प्रचार यानी कि पब्लिसिटी, ठीक है। तो इन चारों को, इनके ऊपर एक एक करके चैप्टर आने वाला है आगे, ठीक है, तो उनके में इनको हम समझेंगे। तो अगला है आपका स्थान मिश्रण। इसका अभिप्राय उन सभी निर्णयों के योग से है जो उत्पाद को उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध करवाने हेतु लिए जाते हैं। यदि उत्पाद ठीक समय पर, ठीक मात्रा में व ठीक स्थान पर उपलब्ध ना हो तो उपभोक्ता उसे क्रय नहीं कर पाएंगे। इसके संबंध में 2 निर्णय लिए जाते हैं, वितरण माध्यम और भौतिक वितरण। स्थान मिश्रण में वो निर्णय लिए जाते हैं जो कि उत्पाद को उपभोक्ता के उपलब्ध करवाने हेतु होते हैं, ठीक है। यदि जैसे कि उत्पाद कहीं और, प्रोडक्ट कहीं और बन रहा है, उपभोक्ता कहीं और चाहता है, तो उसको वहां से वहां तक कैसे पहुंचाया जाए, ठीक है, वो निर्णय इसमें लिया जाता है स्थान मिश्रण में, ठीक है। यदि जो उत्पाद होता है अगर वो ठीक समय पर, ठीक मात्रा में और ठीक स्थान पर उपलब्ध ना हो तो क्रेता उसे खरीदेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे उसने, क्रेता चाहता है कि मेरे को आज प्रोडक्ट मिल जाए, लेकिन आप आज उसको प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, तो क्या वो खरीदेगा आपसे? बिल्कुल नहीं खरीदेगा, वो आपके बदले किसी और दुकान पर चला जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर स्थान मिश्रण में उपभोक्ता तक प्रोडक्ट को सही समय पर ठीक मात्रा में पहुंचाने के लिए स्थान मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। इसके 2 तत्व कह सकते हैं, इसके बारे में 2 निर्णय लिए जाते हैं, 2 तरीके के, ठीक है। पहला है वितरण माध्यम यानी कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा है भौतिक वितरण यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इनके ऊपर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। वैसे आपका जो ये है इस साल के सिलेबस में डिलीट हो चुका है, ठीक है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो पूरी तरीके से डिलीट है,
लेकिन जो भौतिक वितरण है इसमें से खाली इसकी डेफिनेशन है और एक दो चीजें हैं जो कि भौतिक वितरण में आपकी आ सकती हैं। वैसे इनमें से कुछ ज्यादातर आते नहीं है, ठीक है। पहले आता था, भौतिक वितरण में से आता था, लेकिन इस साल ये भी आपका ज्यादातर डिलीट हो गया इसका पार्ट भी, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूँ कि वितरण माध्यम यानी कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या परिभाषा होती है, ठीक है। तो ये आपका वितरण माध्यम, इसका अभिप्राय उस मार्ग से है जिससे होकर वस्तुओं का स्वामित्व व अधिकार उत्पादक से उपभोक्ता के पास चला जाता है, ठीक है। मतलब जिस वस्तु को उपभोक्ता ने खरीद लिया तो उसकी स्वामित्व और उसका अधिकार भी उपभोक्ता के पास चला जाता है, उसको वितरण माध्यम कहते हैं। जैसे कि एक क्या हुआ, ऑर्डर दिया, ग्राहक ने ऑर्डर दिया, जैसे अमेजन से ऑर्डर दिया कि मैं एक फ्लूट खरीदना चाहता हूँ, उसने फ्लूट का ऑर्डर दे दिया। तो अब वो जब फ्लूट डिलीवर हो जाएगा तो क्या होगा, डिलीवर होने के साथ साथ ही उस फ्लूट का स्वामित्व और उसका अधिकार भी उत्पादक से उपभोक्ता के पास आ जाता है। अब उस फ्लूट का मालिक उत्पादक नहीं है, उसका मालिक उपभोक्ता है, ठीक है। तो इसको वितरण माध्यम कहते हैं, यानी कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगला है आपका भौतिक वितरण। तो इसका अभिप्राय वस्तुओं के परिवहन, स्टॉक मात्रा, भंडारण व आदेश प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेने से। ये जो भौतिक वितरण है ये वस्तुओं के परिवहन, ठीक है, उनकी स्टॉक मात्रा, कितने मात्रा में स्टॉक रखनी है, उसका भंडारण कैसे करना है, ठीक है, कहाँ पे करना है, और उसके बाद आदेश प्रक्रिया, इन सब के बारे में निर्णय लेना भौतिक वितरण कहलाता है, ठीक है। तो ये जो परिवहन, स्टॉक मात्रा, भंडारण और आदेश प्रक्रिया है, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर परिवहन के बारे में मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाना। किस किस माध्यम से पहुंचाएंगे आप, रेल माध्यम से, सड़क से, ठीक है, या एयरपोर्ट या एयरलाइन से, ठीक है। तो आपके यहाँ पर इसमें आपको ये देखना पड़ता है कि आप कौन से माध्यम से प्रोडक्ट को उपभोक्ता तक पहुंचाना चाहते हैं, एयर, बाय वाटर या रोड या रेल लाइन, ठीक है। तो इसमें यह देखना होता है। स्टॉक मात्रा में यह देखना होता है कि आपके पास स्टॉक की मात्रा कितनी है, ताकि अगर जब भी उपभोक्ता आ जाए तो उस कहीं स्टॉक कम ना पड़ जाए, ठीक है। इसलिए स्टॉक की मात्रा को एक उचित मात्रा में रखना होता है। उसके बाद आपका भंडारण, वही वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, आपको ऐसी जगह आपका भंडारण करना होता है जहाँ से कि आसानी से उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। भंडारण आपको, जैसे कि कुछ कंपनियां हैं जो कि रेल के पास में भंडारण करती है, ताकि उसको रेल द्वारा कहीं एक से दूसरी जगह ले जाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपका फैक्ट्री कहीं और है और आप रेल द्वारा उसको कहीं और भेजना चाहते हैं, तो आपको फिर फैक्ट्री से लेकर रेल तक लाने में एक्स्ट्रा खर्चा आपका होता है, ठीक है। तो इसी खर्चे को बचाने के लिए कंपनियां क्या करती हैं कि जिस माध्यम से वो अपना ट्रांसपोर्टेशन करना चाहती हैं उसी के आसपास में ही अपनी फैक्ट्री लगा लेती हैं। जैसे कोई कंपनी रेल से अपने प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन करना चाहती है तो वो अपने फैक्ट्री रेल के आसपास ही लगा लेती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है आप उसका कि फैक्ट्री से और रेल तक ले जाने में जो किराया लगता है वो उसका वहां पर बच जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका आदेश प्रक्रिया। आदेश प्रक्रिया में आपका ये प्रक्रिया एक जिसमें कि आपको ग्राहक से सबसे पहले ग्राहक द्वारा विक्रेता को आदेश देता है। जब भी ग्राहक जाता है, जैसे कि आप हैं, आपने फ्लिपकार्ट को आदेश दे दिया, तो ये आपका पहला है, पहली प्रक्रिया, पहला चरण प्रक्रिया का। दूसरे चरण में क्या होता है कि जो विक्रयकर्ता होता है वो आदेश को कंपनी को भेज देता है। जैसे आपने फ्लिपकार्ट से आदेश दिया, तो जिस चीज का आपने आदेश दिया, जैसे फ्लूट का आदेश दिया था आपने, तो फ्लूट जिस कंपनी की होगी उस कंपनी को वो आदेश भेज देगा कि भाई साहब आपका ऑर्डर आ गया है, आप इसको तैयार कर लें, ठीक है। उसके बाद अगला है कंपनी कार्यालय में आदेश की प्रविष्टि करती है। मतलब आपने जो ऑर्डर दिया है कंपनी में उस आदेश ऑर्डर को, उस ऑर्डर की एंट्री कर लेती है, मतलब उसको लिख कर रख लेती है कि आपके पास ऑर्डर क्या दिया गया, ठीक है, क्या ऑर्डर आपने करा है वो उसको लिख के रख लेती है। फिर उसके बाद आपको ग्राहक की साख जांचना। फिर आप ये देखते हैं कि जो ग्राहक है वो पेमेंट कैसे करना चाहता है, ऑफलाइन, ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद स्टॉक मात्रा को देखते हैं कि आपके पास जो स्टॉक है
क्या वो स्टॉक इस लायक है कि उपभोक्ता को निपटा सके, यानी उपभोक्ता की प्रोडक्ट जो उसने ऑर्डर की है उसको पूरा कर सकें। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको तैयार करवाते हैं। उसके बाद आदेश अनुसार माल की पूर्ति कराना, मतलब फिर जो उसने ऑर्डर दिया था उसकी डिलीवरी करवा देना। और लास्ट में है आपका भुगतान प्राप्त करना। तो ये कुछ आदेश प्रक्रिया है जो कि पेपर के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, ये आ सकती है। पूरे जो भौतिक वितरण है इसमें से एक आपका ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आदेश प्रक्रिया। तो ये हो सकता है कि आपके पेपर में आ भी जाए, ठीक है। तो मैं आगे इनके ऊपर एक एक करके चैप्टर आएंगे आगे, तो मैं आशा करूंगा कि उनमें आपको ये सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक बताऊं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पर समाप्त हो गई। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड किया करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ समझ में ना आए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वीडियो कैसी लगी, अच्छी या बुरी, जो भी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर जो भी है बिजनेस स्टडी हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो एक शेयर से आपकी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। एक शेयर जरूर कर दें और लास्ट में एक लाइक तो बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं आई हो तो भी कर देना, क्योंकि एक लाइक से आपका क्या जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अगली वीडियो में आपके अगले चैप्टर के साथ दोबारा से हाजिर होऊंगा। तब तक